Me. Assalamualaikum, dear fellows, and welcome to the Scholar Studio Research Institute. I hope you are getting my voice clear. If anyone can respond in chat, मेरी आवाज़ clear आ रही है? ओके। सो डियर फेलोज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्कॉलर स्टूडियो रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें फ्री रिसर्च कोर्सेज, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के देखना, फ्री रिसर्च मेंटरशिप्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़। इसके साथ साथ चूंकि हमारा ये मकसद है कि रिसर्च में भी आप जो है वो एक्सेल करें, और रिसर्च के साथ साथ ये भी लाजमी है कि आप लोगों को जो है उन चीज़ों पे भी गाइड किया जाए जो बाहर अपॉर्चुनिटीज़ है आपकी स्टडीज़ के हवाले से, जो आज हम डिस्कस करेंगे। जर्मनी में जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, वो कौन कौन सी है और उन आप कैसे अवेल कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जर्मनी में आप क्यों जाएंगे? जर्मनी एक, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उसका बेनिफिट है वो फ्री एजुकेशन है, कि ट्यूशन फ्री एजुकेशन है वहाँ पे। जर्मनी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपसे कोई भी एजुकेशन फ़ी नहीं लेती, बल्कि सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ी लेती है, जो 150 से लेकर जो है वो 400 यूरोस तक पर सेमेस्टर होता है, जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस कहलाते हैं। तो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस बेसिकली क्या होता है? यही सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस जो है वो आपके उसमें चला जाता है, जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उनको ये जाता है। और देन क्या होता है कि आप पूरे जर्मनी में जहाँ पे भी जाएंगे आप इजीली जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट जो है वो बस टिकट पे किए हुए। सो इन चीज़ों का ये फ़ायदा होता है कि वो आपसे सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फंड लेते हैं, और वो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस जो होती है दोबारा से स्टूडेंट्स के फलाह के लिए, या दोबारा से स्टूडेंट्स की जो है वो पॉजिटिव इंगेजमेंट के लिए जो है वो यूटिलाइज की जाती है। इसमें अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जर्मनी में, जिनमें टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ भी है, डिफरेंट सारी टॉप 50 केस रैंकिंग्स में भी इनकी यूनिवर्सिटीज़ आ रही है। TUM है, WTH है, और मेडिकल स्कूल है जैसे चैरिटी बर्लिन है, हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी। सो इसमें जर्मनी में जो है, वाई जर्मनी में, एक तो आपको टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ वेल सूटेड मिलेगी, अच्छी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी। इसके अलावा आप मेडिकल स्कूल्स आपको जो है वो अच्छे मिलेंगे। थर्ड जो है वो वर्क अपॉर्चुनिटीज है। वर्क अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें, जर्मनी में जब आप मास्टर्स के लिए चले जाते हैं, मास्टर्स उस पे या स्टडी पे जाते हैं, तो जर्मनी में आप जो है वो 120 फुल डेज और 240 हाफ डेज पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं इन ईयर, अराउंड द ईयर। और इस 120 फुल डेज में और 240 हाफ डेज में आप इतना अर्न कर लेते हैं कि आप सुकून से अपना जो है वो अपनी लाइफ को इजीली लेके जा सकते हैं, और इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं, सारे एक्सपेंसेस पूरे कर सकते हैं। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी आपके अलाउ होते हैं जब आप लेट से मास्टर के लिए जाते हैं। तो मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके पास ये 3 मंथ्स होते हैं कि आप एक अपने लिए जॉब ढूंढें। और परमानेंट सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो आपको ब्लू कार्ड जो है वो मिलता है अगर आप जर्मनी में है और आप 21 से 33 मंथ्स तक जो है वो जॉब कर लेते हैं, अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब करते हैं। तो वो फौरन आपको PR कार्ड या ब्लू कार्ड जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें फिर आप परमानेंट वहाँ के रेजिडेंट बन जाते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जो है वो, अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि कौन कौन से चैलेंजेस है या कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट फेस करते हैं। सो नॉर्मली अगर प्रोसेसिंग टाइम देख ले हम, तो 3 to 6 मंथ जर्मनी का प्रोसेसिंग टाइम होता है, आप अर्ली अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो है वो डिग्री रिकॉग्निशन आपको रिक्वायर्ड होती है, HEC टेस्टेशन। अब HEC टेस्टेशन जो है, टेस्टेशन कौन कौन सी आपको रिक्वायर्ड होती है, अगर हम उसकी डिटेल से बात करें तो आप जो है मैट्रिक से लेकर मैट्रिक FSC, ये सर्टिफिकेट आप पहले बोर्ड से वेरीफाई करवाते हैं। देन जो है वो आप अपने IPCC से वेरीफाई कराते हैं। और जो आपकी यूनिवर्सिटी डिग्रीज होती है, जैसे मेडिकल कॉलेज की डिग्री होती है, वो PMDC से आप और HEC से वेरीफाई कराते हैं। इसके अलावा
जो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री होती है वो कुछ यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कराते हैं, कुछ फिर उसके बाद आपने HEC से वेरिफिकेशन करानी होती है। तो वो जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने, मोस्ट ऑफ द फेलोज ने ये वेरिफिकेशन कंप्लीट भी की होगी। और जिन्होंने नहीं की होगी, वो इसमें गाइडेंस के लिए या उन्हें कोई हेल्प चाहिए इस हवाले से, इस प्रोसेस को समझने के लिए या अटेस्टेशन के लिए, तो वो हमसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। हम उन्हें जो है वो फ्री गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने HEC अटेस्टेशन नहीं की और आप डिग्री की करना चाहते हैं, जस्ट फॉर पीपल। MBBS के लिए जो है आप नेविन डेटाबेस जो है वो डिग्री इक्विवेलेंसी आपने करनी होती है जर्मनी से। लैंग्वेज बैरियर एक बड़ा मसला होता है कि जर्मन लैंग्वेज जो है वो आपको आती है या नहीं आती। जर्मनी में जो है वो जर्मन चूंकि ज़्यादा बोली जाती है, तो उसके लिए डेली लाइफ में या जॉब्स में आपको जर्मन की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये कॉमन एक चैलेंजेस है जो एक कॉमन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो फेस करते हैं। अब दो पाथवेज है जर्मनी की अगर हम बात करें, और इन सब जो हमने चैलेंजेस बताए, हमने ये चीज़ें डिस्कस की, इन सब की अगर हम जो है वो प्रोसेस करें, तो जर्मनी में हमारे पास दो पाथवेज बन जाते हैं। एक पाथवे हम इसमें डिस्कस करेंगे जो क्लिनिकल डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स के लिए है। इन डेप्थ गाइड उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पाथवेज है, और जर्मनी में आप जो है वो क्लिनिकल, यानी क्लिनिकल उस पे पर्सपेक्टिव से कैसे जा सकते हैं, और मास्टर का जो दूसरा पाथवे है उसमें आप कैसे जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं MBBS के हवाले से। अच्छा, मैं अनाउंस कर दूं, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस है काइंडली वो अपने पास नोट डाउन कर लें। जैसे ही हमारा ये सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें जो है हम कोशिश करेंगे कि जर्मनी में हमारे फेलोज हैं उनको भी हम जो है वो शामिल करें। और तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको हम वन बाय वन आंसर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट आउट नहीं होगा। बट अभी अभी जो है आप का जो भी क्वेश्चन है आप अपने साथ नोट करें। देन एट द एंड हम सारे क्वेश्चंस आपके जितने भी होंगे उनको रिजॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि जर्मनी में क्लिनिकल डॉक्टर्स या क्लिनिकल पाथवे सिंपली, या MBBS जो पाथवे है वो आपने कैसे जाने, वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी जो है वो डिटेल्स क्या है, और कौन सा पाथवे है जिसको यूटिलाइज करके आप जर्मनी जो है वो जा सकते हैं। जिस तरह लोग USMLE का करते हैं, प्लेब का करते हैं, बाकी सारी उसके करते हैं। सो जर्मनी का किस तरह है वो पाथवे, आप कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है कि आप जर्मनी चले जाएं। उसके लिए MBBS, आपने MBBS पाकिस्तान से किया हुआ है और फर्दर जर्मनी में परसू करना चाहते हैं, वहाँ पे जॉब्स वगैरह ढूंढना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हम सबसे पहले जो है वो जर्मन लैंग्वेज, जब भी आप मेडिकल या क्लिनिकल उस पे थ्रू जाएंगे MBBS से, वहाँ पे डायरेक्टली उसमें जाएंगे, तो वहाँ पे सबसे बड़ा बैरियर जो है वो लैंग्वेज आता है जर्मन का। यानी आपने MBBS किया है और आप क्लिनिकल पाथवे में ही जा रहे हैं, आप जो है वो एकेडेमिया साइड पे नहीं आ रहे, मास्टर्स की तरफ नहीं आ रहे, आपका वो पर्सपेक्टिव है। तो सबसे बड़ा जो एक इशू होता है वो लैंग्वेज बैरियर का है कि आप जर्मन लैंग्वेज मास्टरी आपको आनी चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो क्लिनिकल इंटरेक्शंस आपकी होगी, पेशेंट सेफ्टी, लीगल कंप्लाइंसीज, यानी वहाँ पे आप जब हॉस्पिटल में जॉब करेंगे तो आप पेशेंट्स को डील करेंगे। अब लाजमी नहीं है कि जो पेशेंट्स वहाँ आते हैं उनको इंग्लिश आती हो, तो वो भी, ये भी हो सकता है कि उनको जर्मनी के अलावा कोई लैंग्वेज ना आती हो। और पेशेंट की सेफ्टी के लिए भी कि आप उसे प्रॉपर तरीके से समझा सके कि आपने वर्क कैसे करना है, चीज़ें कैसे लेके जानी है, और लीगल कंप्लाइंसीज। तो इसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी हाई जर्मन जो है वो प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो आपका जॉब का हसूल और फिर आप लाइसेंस, मेडिकल लाइसेंस जो है वो लेना आपके लिए एक इम्पॉसिबल बन जाएगा। सो जर्मन लैंग्वेज मास्टरी जो है या जर्मन लैंग्वेज का वो करना बहुत कंपलसरी है मेडिकल फील्ड्स के हवाले से। अब अगर लेवल्स की हम बात करें, कि कौन से B1 लेवल की अगर हम बात करें, जो सोशल इंटरेक्शंस के लिए जो है वो होती है नॉर्मली, जब B1 लेवल होती है तो आप काफ़ी ऑर्डर कर सकते हैं, आप कहीं पे किसी लोकेशन तक जा सकते हैं, आप अपने डेली मिनिमम पे होते हैं। सो जो मिनिमम एक्टिविटीज़ होती है वो आप कंडक्ट करवा सकते हैं। B2 लेवल जो होता है वो मिनिमम फॉर ऑब्जर्वरशिप्स, और जो उसके लिए होते हैं कि आप B2 लेवल पे थोड़ा उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा वो कर लेते हैं। एंड C1 जो है मेडिसिन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, अब ये FSP है इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। सो ये जर्मन है, चूंकि मेरी जनरल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है तो मैं इसको
शायद अच्छे से प्रोनाउंस ना कर सकूं। सो दैट्स वाई हमें जर्मन C1 लैंग्वेज में पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। सो ये लैंग्वेज के जो है वो बैरियर आते हैं जब आप बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर जो है वो जो है वो ट्राई करते हैं। अब इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैंने एज ए मेडिकल डॉक्टर ही जाना है और उसको क्लिनिकल साइड पे ही अपने करियर को जो है वो परसू करना है, तो उसके लिए आप जो है वो दो कर सकते हैं। दो तरीके हैं, आप कहाँ सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। तो पाकिस्तान में गोते इंस्टीट्यूट है जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में है, नमल इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएटेड है। तो नमल यूनिवर्सिटी जो है वो समर में या भी जून जुलाई में समर जो है वो नमल यूनिवर्सिटी कोर्सेज ऑफर कराती है, डिफरेंट लैंग्वेज कोर्सेज ऑफर कराती है। और उसमें फिर जर्मन लैंग्वेज के भी कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो आप उनमें जो है डिफरेंट नमल के जो कैंपसेस हैं वहाँ से कांटेक्ट करके या उनके साथ कांटेक्ट में रह के आप अपने लिए कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो और आप जर्मन लर्निंग जो है जर्मन लैंग्वेज को प्रोफेशनली लर्न कर सकते हैं। वहाँ पे आप जब जर्मन लैंग्वेज लर्न करते हैं तो उसके बाद आप वो टेस्ट में अपेयर हो जाते हैं और इजीली आपके पास सर्टिफिकेट आ जाते हैं। जब आप जो है वो इनिशियल से शुरू करते हैं, A1 B A2 फिर B1 B2 एंड देन C1 C2। तो इसके अलावा जो जर्मनी में है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी है जो वहाँ पे कोर्सेज ऑफर कराती है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो है वो इंस्टीट्यूट्स है जो जर्मन लैंग्वेज ऑफर कराते हैं, जो उसमें हेल्प आउट सीख कराते हैं। इसमें जो है आप इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज है, आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, इसमें बेसिक सीख सकते हैं, स्टार्टअप ले सकते हैं। एंड डिलिंगो एक ऐप है जिसमें से आप जो है वो कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। उसमें कोई भी लैंग्वेज आपने सीखनी हो तो उसकी अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो है उसके थ्रू आप इजीली कोई भी लैंग्वेज जो है वो सीख सकते हैं। वो एक फन वे में लाइक गेम टाइप ऑफ वे में जो है आपको लैंग्वेज सिखाते हैं। सो आप उसके थ्रू इजीली जो है आप अपनी लैंग्वेज को इन्हांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो अवेलेबल है और वो जर्मन लैंग्वेजेस जो है वो करा रहे हैं। आप प्राइवेट अपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, आप किसी भी सिटी में है, वहाँ से इजीली आप ये जो है वो इंफॉर्मेशन लेके वहाँ को ज्वाइन कर सकते हैं उन क्लासेस को। डॉक्यूमेंटेशंस कौन कौन से जो है वो रिक्वायर्ड है उसके लिए जो जर्मनी के लिए है, आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, डिटेल ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए, हाउस जॉब इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। ये कंपलसरी नहीं है लेकिन अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है। अब सॉरी, जब आप जर्मनी में मेड क्लिनिकल फील्ड में जाएंगे तो क्लिनिकल में कंपलसरी है, मास्टर्स में कंपलसरी नहीं है, लेट मी मेक इट क्लियर। जब आप क्लिनिकल पाथवे में जा रहे हैं तो आपके लिए हाउस जॉब का जो सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी है। PMC जो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है वो कंपलसरी है, CNIC पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट ये कंपलसरी होती है। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो मिलता है PMDC से, उससे जो है वो प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और मोटिवेशन लेटर। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपको चूंकि जर्मन की कंपल्शन है तो आपके पास जर्मन की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और मोटिवेशन लेटर में तो आप जो है वो कई सारी डिटेल लिखते हैं। मोटिवेशन लेटर पे भी किसी टाइम हम एक डिटेल एक लेक्चर करेंगे ताकि आप लोगों को वो भी जो है उसमें उसकी भी डिटेल शेयर कर दें। लेकिन नॉर्मली ये चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद आपको ट्रांसलेशन एंड लीगलाइजेशन का वो हो सकते हैं, सच कंपलसरी नहीं होती लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप नोटराइज भी करवा सकते हैं। आप जर्मन ट्रांसलेटर से भी उसको ट्रांसलेट करवा सकते हो। और अटेस्टेशन जो होगी मोफा और HEC से, वो तो हमने शुरू में बात कर ली कि अटेस्टेशन कंपलसरी है। उसके बगैर तो आप बाहर जहाँ भी जाएंगे, जिस भी कंट्री में जाएंगे, नॉट ओनली जर्मनी, आप जिस भी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाइड होना और अटेस्टेड होना कंपलसरी है। डिग्री डिग्री इक्विवेलेंसी देखने के लिए आप अपनी जो MBBS की डिग्री आपकी जो है वो NIBIN.de, ये जर्मन साइट है, इस पे आप जाएंगे, अपनी यूनिवर्सिटी और डिग्री ऐड करेंगे और H+ स्टेटस देखेंगे कि अगर H+ स्टेटस आया है और तो इसका मतलब है कि आपका स्टेटस जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है। अगर प्लस माइनस आ जाता है या H- आ जाता है तो आपको नॉलेज एग्ज़ाम की ज़रूरत हो सकती है कि वहाँ पे एक शॉर्ट सा एग्ज़ाम आपसे लिया जाए उसके लिए इंट्री के लिए। सो ये वो उसका जो है वो या आप चेक करेंगे। रिकग्निशन प्रोसेस जो है वो जो है वो आप अप्लाई करेंगे या कैसे स्टार्ट लेंगे, जो थर्ड स्टेप होगा क्लिनिकल में। सॉरी, वेयर टू अप्लाई। ये गोसेंडेस में
ये है, मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी से नहीं कर सकूंगा, सॉरी फॉर दैट, जर्मन की प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल हो जाती है। अब द फ्यूचर स्टेट वेयर यू प्लान टू वर्क, और स्लाइटली डिफरेंट प्रोसेस होता है डिफरेंट कंट्रीज का जो है, आप देखेंगे सॉरी जर्मनी के डिफरेंट जो स्टेट्स है या डिफरेंट सिटीज़ है उनका आप देखेंगे, तो उनका थोड़ा प्रोसेस थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, तो आप उनको वहाँ से जो है वो स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो प्रोबेशन जो है वो फुल मेडिकल सर्टिफिकेट है, और दूसरा जो है वो आप ये एग्ज़ाम पास करेंगे और कंप्लीट क्लिनिकल एडाप्टेशन में आएंगे। सो ये एक रिकॉग्निशन प्रोसेस होता है जिससे आप गुजरते हैं। अब कौन कौन से एग्ज़ाम्स है जो आप वहाँ पे कर सकते हैं बीइंग, अगर आप क्लिनिकल साइड पे जर्मनी जाना चाहते हैं, वो कौन से एग्ज़ाम्स है जिनको आप करके वो वहाँ पे जो है कर सकते हैं। जो फर्स्ट है FSP एग्ज़ाम, ये ये स्पेशलाइज्ड मेडिकल जर्मन टेस्ट है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, यानी ये आप एज MBBS डॉक्टर जो है फर्दर इसी कैरियर को इसी तरह ही जो है वो परस्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये टेस्ट करेंगे जिसकी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो है वो डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन है, दूसरा जो है वो केस डॉक्यूमेंटेशन है, और थर्ड वन जो है केस प्रेजेंटेशन टू कोलीग है। कि आप डॉक्टर्स और पेशेंट की इंटरेक्शन कैसे होगी, आप इसमें जाहिर सी बात है आपकी जर्मन लैंग्वेज की जो स्किल्स है वो आपकी काम आएगी। अगर आप जर्मन लैंग्वेज में आपकी स्किल्स है, आप जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है आपके पास, तो वो आपको हेल्प आउट करेगी। इसके अलावा केस डॉक्यूमेंटेशन राइट अप तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन जर्मनी में अगर करनी पड़ी तो आप उस चीज़ों को समझते हो। और केस प्रेजेंटेशन, आपकी जो कोलीग्स होंगे, जो फेलो डॉक्टर्स होंगे, उनको आप एक केस प्रेजेंट करेंगे, आपने किसी केस को डॉक्यूमेंट भी किया, किसी पेशेंट के साथ इंटरेक्ट किया, देन उसको जो है वो डॉक्यूमेंट कर दिया, अब ये प्रेजेंट भी करेंगे आपने कोलीग को। और सेकंड जो है वो KP टेस्ट कहलाता है। KP टेस्ट क्या होता है, बेसिकली ये जनरल मेडिसिन को, सर्जरी, इमरजेंसी वगैरह को जो है वो कवर करता है, उनके लिए ये लाजमी होता है। अगर आप उस साइड पे ये टेस्ट जो है वो उसमें जाना चाहते हैं, इसमें 2 से 3 आवर्स तक ओरल प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। 2 से 3 घंटे का एक ओरल एग्जाम होता है और प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। और यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स, आप जिस यूनिवर्सिटी में जाएंगे थ्रू फर्दर परसीव करने के लिए, या जिस हॉस्पिटल में आप जाएंगे, तो ये उसके लिए है कि वहाँ पे आपसे ये टेस्ट लिया जाएगा। अच्छा, अब ये अगर हम रेजिडेंसी स्पेशलाइजेशन की बात करें कि जर्मनी में जो है वो रेजिडेंसी और स्पेशलाइजेशन कैसे जो है वो होती है, इनकी की फैक्ट्स की बात करें, पेड ट्रेनिंग है हॉस्पिटल्स में, इसकी ड्यूरेशन जो है वो 5 to 6 ईयर्स हो सकती है, डिपेंड अपॉन फील्ड्स, कि आप जो है वो आपको जो फील्ड है आपकी उसकी उस हवाले से जो है वो डिफरेंट वो हो सकती है। बाकी नो ट्यूशन और एक्स्ट्रा एग्जाम रिक्वायर्ड पोस्ट अप्रोबेशन, आपकी जब स्पेशलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद आपको जो है फर्दर जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। जो ट्यूशन्स है, ट्यूशन्स की या एक्स्ट्रा एग्जाम्स की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, वही आपका जो है वो कवर हो जाता है। सो इसके बाद जो है पॉपुलर स्पेशलिटीज़ जो है जो है वो इंटरनल मेडिसिन है, इसके अलावा सर्जरी है, रेडियोलॉजी है, साइकेट्री है, जनरल प्रैक्टिस है। लेकिन ये जस्ट हमने फ्यू मेंशन की है, इसके अलावा भी जो है वो बहुत सारी जो है वो स्पेशलिटीज़ है जिनमें आप जा सकते हैं। और इसके अलावा आप देख ले तो जो भी रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर का हो गया, लेकिन जितने भी मेडिकल के फील्ड्स है उस सब फील्ड्स में आप जा सकते हैं। आप जिस भी स्पेशलाइजेशन से है, जिस भी उस साइड से है, उसमें आप इजीली एक्सेल कर सकते हैं। सैलरीज की अगर हम बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 2025 की जो है वो सैलरीज की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। सैलरीज जो है वो स्टार्टिंग 4,800 पर मंथ से जो है वो ग्रॉस सैलरीज आपकी स्टार्ट होती है, और फिर टाइम के साथ आपकी एक्सपीरियंस के साथ ये बढ़ती भी रहती है। तो आपकी स्पेशलिटीज़ पे डिपेंड करता है, और उसके अलावा जो है आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, आप कितने स्किल्ड है, आप कितने स्पेशल है अपनी फील्ड में। तो वो चीज़ें आपकी इम्प्रूव करेगी जितनी वो इम्पोर्टेंट होगी, आपको रिसर्च के हवाले से कितनी डिटेल है, और इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो कितना आप सैलरी कमा सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर स्किल्स। सो सैलरी हमेशा आपके हाथ में होती है। यूरोप का या बाहर की कंट्रीज का ये मज़े की बात ये है कि अगर आप वहाँ पे वर्क करते हैं तो वो आपको पे भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं, जितनी आपकी वर्क होगी उससे ज़्यादा पे करेंगे। यहाँ पाकिस्तान के हालात थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, और जितने भी अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें यही चीज़ें कॉमन है कि वहाँ पे ये इश्यूज आते हैं।
जो वर्क आवर्स ज़्यादा होते हैं और पेमेंट्स कम होती है, जबकि बाहर की कंट्रीज में ये इशू नहीं होते। जिसकी मीनिंग, अगर एप्लीकेशंस के हवाले से हम बात करें, तो आप एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवाएंगे मेडिकल फील्ड के बिंग, उसके लिए आपके पास लैंग्वेज स्किल्स भी है, बाकी डिटेल्स भी है, एक्सपीरियंस भी है। तो उसके लिए आप जो है वो यूरोपास सीवी फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करेंगे जर्मनी में या यूरोपियन जितने भी कंट्रीज हैं उनमें। जब आप जो है वो अप्लाई करेंगे तो उसके लिए यूरोपास सीवी का होना लाजमी है और मोटिवेशन लेटर का भी होना लाजमी है। यूरोपास सीवी जो है वो बनाना, और ऐसे बनाना कि उसमें आपकी पूरी जो है वो, कोई भी आपकी सीवी को रीड करे और उसे पूरी आपकी डिटेल समझ आए। सीवी पे भी हम डिफरेंट सेशन रखेंगे टाइम के साथ, हमारे डिफरेंट सारे जो लेक्चर्स होंगे, फ्री लेक्चर्स, वो उनमें ये भी हम शामिल करेंगे टाइम टू टाइम। सो इसमें आप यूरोपास सीवी जो है वो क्रिएट करेंगे। और मोटिवेशन लेटर, तो मोटिवेशन लेटर भी जो है आप डायरेक्टली ये नहीं कर सकते कि चैट जीपीटी को दे दिया और आपने वही से कॉपी पेस्ट करके सबमिट कर दिया। उसको आप प्रॉपरली उस पर वर्क करेंगे और उसके बाद आप हॉस्पिटल से थ्रू ईमेल्स या जॉब बोर्ड्स के थ्रू, या जो एक मैंने साइट दी हुई है जिसको प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, तो इसके थ्रू आप जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं जॉब्स को। लेकिन ये है कि ये इसमें आपके लिए जो है वो उन स्किल्स का होना लाजमी है जिसकी हमने बात की, कि जर्मन लैंग्वेज हो, आपके पास एमबीबीएस जो रूट है, कि आप उसी क्लिनिकल पाथवे में रहना चाहते हैं। अगर हम इसकी जो है वो कॉस्ट समरीज की बात करें, कि आप अगर जर्मनी जो है वो उस हवाले से जाना चाहते हैं, थ्रू मेडिकल कैरियर परस्यू करना चाहते हैं आगे उसी में, तो उस हवाले से अगर हम बात करें कि कितनी चार्जेस आते हैं इस पे, लो एंड और हाई एंड की मिनिमम कितने आएंगे और मैक्सिमम कितने तक आ सकते हैं, तो लैंग्वेज कोर्सेज जब आप पाकिस्तान में करेंगे तो एटलीस्ट आप जो है वो 1000 यूरोस कम से कम लगाएंगे, जो ऑलमोस्ट जो है वो 3 से 4 लाख रुपए बन जाते हैं। और इस तरह हाई एंड पे आप 2000 यूरो लगा सकते हैं। आप डिफरेंट टेस्ट भी देंगे उसके लिए, जो है वो स्टडीज भी करेंगे और जर्मन लैंग्वेज की एफिशिएंसी भी हासिल करेंगे। इसके अलावा अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता तो रीशेड्यूलिंग करेंगे दोबारा। इसके अलावा जब आप C1 C2 तक पहुंचेंगे, जो बिल्कुल प्रोफिशिएंट आपको वहाँ पे मेडिकल फील्ड में चाहिए, तो वो उसमें आपको जो है वो जर्मनी में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी लैंग्वेज पे इम्प्रूव करने के लिए। वहाँ पे भी आपके 3000 से लेकर 5000 जो है वो यूरोस तक लगेंगे। वीज़ा एंड डॉक्यूमेंटेशन पे आपकी चार्जेस 1000 से 1500 तक आ सकते हैं। ये चार्जेस जो है ये बिल्कुल भी कंफर्म और एग्जैक्ट चार्जेस नहीं है, ये जस्ट मिनिमम और मैक्सिमम की एक वो अंदाज़ा लगाया गया है। लाइक आप इसे कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट चार्जेस है, ये एग्जैक्ट चार्जेस नहीं है, कीप इट इन माइंड। इसके अलावा ब्लॉक अकाउंट है। ब्लॉक अकाउंट अभी इंक्रीज हो चुका है 11,260 से, वो 12,043 तक आई गेस पहुंच चुका है। सो ब्लॉक अकाउंट आपको चाहिए होगा। ब्लॉक अकाउंट बेसिकली क्या होता है? ब्लैक अकाउंट जो है वो आप जब जर्मनी अप्लाई करते हैं, चाहे मास्टर के लिए हो या एमबीबीएस पाथ वैसे जा रहे हैं, तो उसमें आप जो है जर्मनी के बैंक में अब जो है वो 11,000, अब आजकल 12,000 यूरोज है, 12,000 यूरो सेंड कर देते हैं, तो वो यूरो आपकी इसको ब्लॉक अकाउंट कहा जाता है। अब ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है कि ये पड़े रहते हैं वहाँ पे, जब आप जर्मनी पहुंच जाते हैं और वहाँ पे सिटी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं अपनी जो है वो अपने लिए रूम वगैरह लोकेट कर लेते हैं उस पे, आपकी जो है वो सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो देन जो है फिर आपके बैंक अकाउंट बन जाते हैं, सिम ओपन हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ये ब्लॉक अकाउंट की मनी जो है आपको वापस मिलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है इनिशियल सेटअप में जो है आपको जो है लोअर से हायर एंड तक डिफरेंट, वो 2 से 3 हज़ार तक हो सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज के पेमेंट से। सो ये एग्जैक्ट अमाउंट्स बिल्कुल नहीं है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है यहाँ पे। ये भी डिटेल्स है कि आपको बार दोबारा भी देना पड़ जाए। सो ये एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट्स है कि आपका इतने इतने अप्रोक्सीमेट अमाउंट लग सकते हैं। सो इसके अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट देखेंगे तो वो कम भी हो सकती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये जस्ट अप्रोक्सीमेट है। और इन केस के एक जो है वो ऐसे पर्सन के लिए, जो एक तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत जीनियस होते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ें करते हैं और उनके एक्सपेंसेस भी कम हो पाते हैं, कुछ मीडियोकर्स के लिए। सो यू मे थिंक ऑफ दैट एज ए मीडियोकर स्टूडेंट के एक्सपेंसेस। देन अगर हम लेट से हम एक फर्जी एग्जांपल लेते हैं कि एक जो है वो स्टूडेंट है, जिस जो ग्रेजुएट हुआ है एफएमएच लाहौर से, लेट्स से डॉक्टर सना फ्रॉम लाहौर।
B2 पाकिस्तान में किया उन्होंने, फिर देन मूव टू हैम्बर्ग फॉर C1। 1 ईयर में आप FSP KP एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की लोअर सेक्शन में, देन एग्ज़ाम्स पास किया, और साइकेट्रिक रेजिडेंट है, 5200 पर मंथ तक वो यूरोस कमा रही है। सो ये एक जनरल उसमें है कि इस तरह आपका प्रोसेस होगा। अब ये कैसे एग्जांपल मैंने किया क्यों दी है, ताकि आप इस सारे प्रोसेस को समझे। आपने पाकिस्तान से डिग्री की, लेट्स से लाहौर से, पाकिस्तान में आप B2 प्रोसेस करेंगे, उसके बाद वहाँ जर्मनी यूनिवर्सिटी में जाएंगे C1 के लिए। देन C1 के बाद आप जो है वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, FSP और KP एग्ज़ाम्स की। जब आप एग्ज़ाम्स पास कर लेते हैं, किसी भी स्टेट में आप पास कर सकते हैं, लोअर सेक्शन या किसी और उसमें, और फिर देन आपकी जो है वो रेजिडेंट जॉब होगी, जिसमें आप 5000 यूरो या इससे ज़्यादा जो है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली वही जितने भी हमने पेमेंट्स मेंशन किए या वो चीज़ें मेंशन की, कुछ चीज़ें हमने एग्जैक्ट डेट की, बाकी जो है वो अप्रोक्सीमेट है, जो शब कुछ वो होती है, क्योंकि डिफरेंट फील्ड्स में उस हवाले से डिफरेंट वो होगी सैलरीज, और डिफरेंट सिटीज़ में भी जो है वो हो सकते हैं, वर्किंग आवर्स पे भी डिपेंड करता है, और एक्सपीरियंस पे भी, सो ये चेंज हो सकती है। अच्छा, ये हमारे पास था, यहाँ तक हमारे पास जो है वो MBBS का पाथवे था, कि MBBS के पाथवे को आप जो है वो कैसे परसू कर सकते हैं। MBBS के पाथवे में जो एक कॉमन हर्डल है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, कि आपको लैंग्वेज की ज़रूरत है, और जब आप C1 जर्मन करेंगे तब जाके आप जो है वो एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकेंगे और इजीली समझ सकेंगे चीज़ों को। सो कंपैरेटिवली ये एक जो है वो लॉन्ग टास्क हो जाता है, एक लंबा रूट है, क्योंकि आप लैंग्वेजेस प्रॉपर उस पर अबूर हासिल करेंगे, एंड देन लैंग्वेजेस के बाद जो है आप उसमें जो है वो एग्जाम्स देंगे, उनकी तैयारी करेंगे, तो ये क्वाइट एक लंबा रूट बन जाता है। सो दैट्स वाई जर्मनी जो है, मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो USA में लीप लेब और जो है बाकी कंट्रीज के तो ट्राई करते हैं जहाँ पे इंग्लिश जो है वो रिक्वायर्ड होती है, आर्ट्स रिक्वायर्ड होता है, लेकिन जर्मनी के लिए वो स्ट्रगल नहीं करते, या जर्मनी को एज सच वो नहीं देते ड्यू टू इट्स लैंग्वेज बैरियर। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो मास्टर प्रोग्राम में, जो एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें जो है परसू नहीं कर सकते आप कैरियर। सो बिफोर स्टार्टिंग इट, आई गेस आई शुड टेक ए 2 मिनट ब्रेक, देन वी विल स्टार्ट इट अगेन द नेक्स्ट पोर्शन। थैंक यू डियर फेलोज। सो इसके अब जो नेक्स्ट पाथवे है, हमने डिटेल स्टडी किया कि जर्मनी में जो है वो आप मेडिकल का जो पाथवे है वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसको परसू कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और पाथवे है जो मास्टर प्रोग्राम्स के लिए है, जो सेक्शन 2 है इस हमारे इस लेक्चर का, इस सेमिनार का, वो ये है कि आप मास्टर के लिए कैसे जा सकते हैं, कि जिसमें जो अब कोई भी होगा उसके माइंड में सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा कि जर्मनी जाना है, लेकिन जो है वो लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है, तो ये आप कैसे लैंग्वेज के बैरियर को और इन सारी चीज़ों को आप कैसे टैकल करेंगे कि आप इजीली जो है वो जर्मनी में सेटल हो सके।
और इजीली विदाउट ऑल दिस रिक्वायरमेंट्स आप जर्मनी जा सके, इवन इफ यू आर मेडिकल स्टूडेंट जो है आप वो इजीली वहाँ पे अपना करियर परस्यू कर सकें। सो जो नेक्स्ट पाथवे हमारा नेक्स्ट वो है वो पाथवे टू जर्मनी फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, जो मास्टर प्रोग्राम्स का पाथवे है। अब लेट्स डिस्कस दिस, हम इसको जो है वो टाइप्स ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो मास्टर्स के जो प्रोग्राम होते हैं, जो बैचलर्स के बाद प्रोग्राम होते हैं, जिसे एमफिल नॉर्मल हम पाकिस्तान में कहा जाते हैं, या जो है वो मास्टर एमएस कहा जाता है, या मास्टर्स भी कहा जाता है। सो ये मास्टर्स प्रोग्राम जो है वो करियर आप कैसे परस्यू करेंगे। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उसमें इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज दोनों कोर्सेज मौजूद है। इसमें जो है वो ड्यूरेशन 2 ईयर ड्यूरेशन होती है इसकी डिग्री की, और इसमें कुछ फील्ड हमने मेंशन किए, इंजीनियरिंग, आईटी, बिजनेस, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे फील्ड जो है वो अवेलेबल है, जो ड्यू टू स्पेस इशू वो सारे नहीं आ सके। अच्छा, अप्लाइड साइंसेज के इंस्टीट्यूट से पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। फ्री एजुकेशन इन ए सेंस कि आपको यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो बिल्कुल सब एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं चार्ज करती, ना आपसे ट्यूशन फीस चार्ज करती है। इन यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि आपकी एजुकेशन फ्री होती है, कोई आपसे चार्जेस नहीं लिए जाते, आपसे सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ीस ली जाती है। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ीस के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया कि सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस क्या होती है, कि वो आपके वहाँ के ट्रांसपोर्ट की सेक्टर में दी जाती है, जहाँ से जिसकी वजह से फिर आप पूरे जर्मनी में कहीं पे भी आप थ्रू ट्रेन जो है वो फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इजीली फ्री ट्रेवल कर सकते हैं पूरे जर्मनी में। सो आपके जो चार्जेस होते हैं, जो आप सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देते हैं, उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। लेट से आप 300 यूरो जो है वो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस दे रहे हैं, तो उन 6 महीनों में आप जो है खुद सोचिए, आप ट्रेन जो है वो शायद 500 यूरो का यूज़ करते होंगे, 600 यूरो का यूज़ करते होंगे। सो वो आपका बिल्कुल फ्री हो जाता है। सो इनमें सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस ली जाती है, और वो भी स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज की जाती है। सो इट मीन्स के बिल्कुल फ्री एजुकेशन होती है। इसमें मेडिकल से रिलेटेड फील्ड्स भी है, बहुत सारे जो है वो जो मेडिकल के स्पेसिफाइड फील्ड्स है, लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो गया, न्यूरो मेडिसिन हो गया, मॉलिक्यूलर मेडिसिन हो गया। इसके अलावा बहुत सारी फील्ड जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड, साइकाट्री से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, तो बहुत सारे जो है वो ह्यूमन के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जितने भी एस्पेक्ट्स देखेंगे आप मेडिकल में, उन सब से रिलेटेड जो है वो कोर्सेज अवेलेबल है। अप्लाइड साइंसेज है, इसमें प्रैक्टिस बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, 1.5 से 2 ईयर्स तक प्रोग्राम्स होते हैं जो प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पूरा फील्ड वर्क होता है, प्रॉपर उनका वो होता है। तो इसमें भी मेडिकल से रिलेटेड जो है वो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जो इंग्लिश में लैंग्वेज में इनकी कोर्सेज जो है वो होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम जो है वो कराती है। जर्मन लैंग्वेज, अच्छा इसमें देखिए कि जर्मन लैंग्वेज सब में कंपलसरी है, लेकिन हम ये वो डिस्कस करना है कि किन में इंग्लिश है। तो हम हर यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे, आप अप्लाइड यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, या आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, तो सब में जो है वो क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स जो है वो अवेलेबल है फील्ड्स के। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है उनकी फ़ी होती है, उनकी फ़ी जो है वो 1500 यूरोस पर सेमेस्टर भी हो सकती है, 2000, इवन 3000 एंड अबाउ जो है वो फ़ी भी होती है यूनिवर्सिटीज़ की, चूंकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है तो उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। तो आप जब भी जर्मनी जाएंगे और अप्लाई करेंगे, तो आप जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो प्रोवाइड करेंगे। आप जो है अगर कहीं से सर्विसेज भी ले रहे हैं किसी से, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो, प्राइवेट में ना हो, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो फ़ी होती है वो फिर अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स इम्पोर्टेंट कि आप इस चीज़ पे फोकस रहे कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से जो है वो आपने एडमिशन नहीं करने उसमें। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो एडमिशन प्रोसेस देखते हैं कि आप अगर मास्टर्स के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं, चाहे आपने बीबीएस किया हुआ है, आपने सोशल साइंसेज में डिग्री की है, आपने इंजीनियरिंग में की है, आप जिस भी फील्ड से हैं, आपने नर्सिंग की है, आपने पब्लिक हेल्थ की डिग्री की हुई है, आपने कोई और एलाइड से हेल्थ साइंसेज की डिग्री की है, रेडियोलॉजी की है, नर्सिंग की है, एमएलटी की है, या कोई भी जो भी मेडिकल से रिलेटेड आपने एटलीस्ट 16 ईयर ऑफ, अगर आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, जस्ट एक चीज ये है कि अगर आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड की हम बात करते हैं। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए जो है
जर्मनी का वेबसाइट है, इस पे आप जा सकते हैं, और माई जर्मन यूनिवर्सिटी डॉट कॉम पे आप जो है वो जो है वो जा सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट जो है वो मीडियम रैंक स्कूल जो है वो एडमिशन चांसेस को बूस्ट करने के लिए आप जो है बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उनमें ये देखना पड़ता है कि वो सिटी कैसी है, वो सिटी में जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है। इसके अलावा जो है वहाँ पे जो है वो मौसम कैसा है, वो ज़्यादा ज़्यादा हार्श तो नहीं है सीवियरली, क्योंकि वहाँ पे ठंड जो है वो कोल्ड ज़्यादा है। तो आपने इन चीज़ों को लाजमी देखना होता है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि आपने अपने फील्ड से रिलेटेड देखना है कि ये यूनिवर्सिटी किस लेवल पे है मेरे फील्ड में, और इसमें मेरे फील्ड से रिलेटेड क्या काम हो रहा है। सो ये चीज़ें कंपलसरी होती है कि आप जब जर्मनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, तो वजह ये कि आप किसी भी जो है वो रिलेटेड डिग्री को बाय नेम देख के आप उसमें अप्लाई कर दें। आप इसको स्टडी करें प्रॉपरली, उसको स्टडी करेंगे, वहाँ की जो है वो सिचुएशन लेंगे, तो देन आपके लिए जो है वो बहुत ईजी होगा। इसके अलावा जो है वो जो है बहुत सारी जो है और अप्लाइंग, यानी अगर एक ही जो है वो जो टॉप 5 यूनिवर्सिटी, अगर आपका जीपीए लो है, लेट सपोज हर हर बंदी की 3.5 अबाव नहीं हो सकती, मीडियोकर्स भी होते हैं। और इवन जीपीए डजंट मैटर, जीपीए का सच कोई रोल जो है वो स्किल्स के लेवल पे नहीं होता, लेकिन चूंकि एक कंपल्जन है कि आपका जो है वो जीपीए कंसीडर किया जाता है, आपकी जो है वो इवेल्युएशन की जाती है इस चीज़ से। अगर से पर्सनली मैं जीपीए और इन चीज़ों के जो है वो इस कदर इम्पोर्टेंट नहीं समझता। स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है उसकी, किसी भी पर्सन की। इट डजेंट मैटर कि उसके जीपीए 3 है या 3.8 है, इट डजेंट मैटर, बट एनीवे आपकी एक इवेल्युएशन स्किल है जिसकी वजह से पता चलता है कि आपने पिछले जो डिग्री है उसमें कितनी जो है वो ग्रेडिंग आई है, क्या सिस्टम क्या किस तरह हुआ है। सो अगर आपकी जीपीए लो है, तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें जिनमें इजीली आपके एडमिशन हो सकते हैं। यानी आप अगर जो है लेट्स से आप की जीपीए 3 से भी लो है, तो आप कोशिश करें कि आप टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करें। अगर आप ट्राई कर सकते हैं, आप अगर मोटिवेशन लेटर बेहतर लिखते हैं, आपको आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास सर्टिफिकेट्स है डिफरेंट, सो उसको उसको देखते हुए जो है वो आप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो ऐसी यूनिवर्सिटीज देखेंगे, रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता, देन अगर आप उसमें जो है वो अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। देन डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ते हैं उसमें, डॉक्यूमेंट्स बैचलर डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। अब आइल्स है, अब आइल्स जो है उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा इस कंटेक्स्ट में, जर्मनी के कंटेक्स्ट में। बैचलर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होना चाहिए, ये तो कंपल्शन है, आप ये सबमिट करेंगे, जाहिर सी बात है। और आइल्स जो है वो मिनिमम 6.5 रिक्वायर्ड है। अब ये मिनिमम 6.5 रिक्वायर्ड जो है, इसका जो है वो तरीकाकार चेंज है। जर्मनी में कुछ इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ है, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ जो कुछ है, उनको वो अवॉइड करते हैं। जस्ट लाइक कैद आज़म यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, कैद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की, तो वहाँ से हमारे एक फेलो है, वो जर्मनी गए हैं विदाउट आइल्स, वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे गए थे। अब आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है उसके दो जगह पे रिक्वायर्ड हो सकते हैं आइल्स। आइल्स या तो यूनिवर्सिटी डिमांड करेगी। सो यूनिवर्सिटी अगर आपके पास आइल्स नहीं है, लेट से आपके पास आइल्स नहीं है, तो आपके इसको किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बेस पे आपको जो है वो एडमिशन प्रोवाइड करेगी। जर्मनी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो B2 लेवल ऑफ इंग्लिश सर्टिफिकेट जो है वो डिमांड करती है, और B2 लेवल आपका जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ही होता है, जो आप यूनिवर्सिटी से या आपकी प्रीवियस जो भी प्रीवियस आपका इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने लास्ट डिग्री की है, बैचलर्स की डिग्री की है, तो वहाँ से आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो वो आपका जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। अब अगर आप उसको वहां पे अवॉइड कर दे, देन जब आप एम्बेसी में कैसे अवॉइड करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी रिक्वायर कर सकती है। अब यूनिवर्सिटी को तो आपने अवॉइड कर लिया कि आपने उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई ही नहीं किया जो आइल्स रिक्वायर्ड करती है, आपने उस प्रोग्राम को सिलेक्ट किया जिसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी B2 रिक्वायर्ड थी, या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द प्रीवियस यूनिवर्सिटी वाज एक्सेप्टेड देयर। सो आप आपने इसको तो अवॉइड कर लिया। अब एम्बेसी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एम्बेसी भी आपसे जो है वो आइल्स रिक्वायर्ड कर सकती है कि भाई आप आइल्स प्रोवाइड करें।
एम्बेसी को आप कैसे टैकल कर सकते हैं कि जैसे ही आप यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अप्लाई करते हैं जिसमें आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, और आपको एडमिशन मिल जाता है, एडमिशन लेटर मिल गया, देन आप उस यूनिवर्सिटी से जो है वो आइल्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करते हैं। और जब आप वो रिक्वेस्ट कर लेते हैं तो वो आपको आइल्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर एम्बेसी आपसे कॉल कर कर भी लें तो आप वहाँ पे वो भी सबमिट करवा सकते हैं। तो जो हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ है पाकिस्तान की या हाई रैंक मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके स्टूडेंट्स से जो है वो आइल्स नहीं डिमांड किया जाता, फिर उनका जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और आइल्स एग्जाम्पशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, उससे वो प्रोसेस हो जाते हैं। और अगर इनके हिसाब से आइल्स डिमांड भी कर ले तो 6.5 आइल्स जो है वो एज सच ज़्यादा आइल्स नहीं है, या ना इतना ही कोई हाई लेवल है इसका कि जिसको जो है वो आप ना कर सके। अब तक तो अभी तो आइल्स के जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो गए हैं, आप ऑनलाइन कंप्यूटर बेस कर सकते हो, और विद इन 1-2 डेज जो है आप रिजल्ट भी आपको मिल जाते हैं और इजीली सारा प्रोसेस हो जाता है। सो वो आइल्स इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। आज दो जर्मनी में डिमांड कर लेते हैं अक्सर, अक्सर नहीं लेकिन कभी कभी डिमांड कर लेते हैं आई, अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी है और आइल्स एग्जाम्पशन लेटर भी है, फिर भी कभी कभी ये डिमांड कर लेते हैं, तो उसको आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो। उसमें वो आपको टाइम देते हैं, इससे इशू नहीं होता कि आपने विद इन 5 to 10 मिनट्स प्रोवाइड करने हैं वरना आपका जो है वो कैंसिल हो गया। सो ये सच इशू नहीं होता। एसओपी या लेटर ऑफ मोटिवेशन जिसे कहा जाते हैं, वो तो आपने हर यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो हर प्रोग्राम के लिए, बल्कि हर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, वो आपने हर प्रोग्राम के लिए अलग लिखना है और उसको डिफरेंट लिखना है, उस पर मेहनत करनी है, उस पर अच्छा खासा वर्क करना है। जितना आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन बेहतर होता है, जितना उसमें बेहतरी होगी एसओपी में, उतनी ही जो है आपका आपके चांसेस जो है वो इंक्रीज होंगे कि आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। सीवी जो जर्मनी में रिक्वायर्ड होती है वो यूरोपास फॉर्मेट है। यूरोपास फॉर्मेट जो है वो आप ऑनलाइन गूगल पे देखेंगे तो आप वहाँ से जो है वो इस वेबसाइट पे जाएंगे, यूरोपास.com वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप जो है वो उसको सिंपली वहाँ पे अपने अकाउंट बना ले और वहाँ पे आप सीवी बना सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स आपको दो चाहिए होंगे। दो रिकमेंडेशन लेटर्स आप कहाँ से आपको मिलेंगे? जिस इंस्टीट्यूट से आपने प्रीवियस डिग्री की है उसी इंस्टीट्यूट के दो प्रोफेसर से आपने जो है वो चाहे मेल प्रोफेसर हो फीमेल प्रोफेसर हो, लेकिन आप कोशिश ये करनी है कि लेट से अगर आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में इंटरेस्टेड है या कार्डियोलॉजी रिलेटेड प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप एक रिकमेंडेशन लेटर या दोनों रिकमेंडेशन लेटर जो है, या एटलीस्ट एक रिकमेंडेशन लेटर तो आपका ऐसे प्रोफेसर से होना चाहिए जो कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइज्ड हो, यानी उसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो कार्डियोलॉजी में हो। इन चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और सेकंड, अगर आप सर्जरी में जाना चाहते हैं या लेट से आप जो है वो जो है वो न्यूरोलॉजी में जाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट एक आपका रिकमेंडेशन लेटर जो है वो न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर से साइंड हो। इस तरह ये हो जाएगा कि आपका जो प्रोसेस होता है और वो जो रिकमेंडेशन लेटर की अहमियत होती है वो बढ़ जाती है। आपके पास अगर जीआरई है तो आप जो टॉप टेस्ट जो उसके बड़े स्कॉलरशिप्स है और बड़े फंडेड प्रोग्राम्स है उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ से आप इजीली जो है आपको मंथली स्टिपेंड भी मिलता है। लेकिन उसके लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए और आपके पास जीआरई और आइल्स और बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स, रिसर्च पब्लिकेशंस, ये चीज़ें होना कंपलसरी है उनके लिए। अब नेक्स्ट, अगर एप्लीकेशन की हम बात करें कि एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस होगा इसका। एप्लीकेशन जो है उसके दो पोर्टल्स है, एप्लीकेशन प्रोसेस करने के दो पोर्टल्स है। एक पोर्टल जो है वो, या उसको हम क्या कहते हैं कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अप्लाई है, कि जिसमें आप क्या करते हैं, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में क्या अप्लाई कर लेते हैं, यानी यूनिवर्सिटी की साइट पर आप जाते हैं और वहीं पे अपना अपने रजिस्ट्रेशन करके जो है वो अप्लाई कर लेते हैं, जिसको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अप्लाई कहा जाता है। उसमें आप क्या करते हैं कि अपने फील्ड से रिलेटेड प्रोग्राम सर्च करते हैं और फिर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाके जो है वो अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में। इसमें अमूमन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फीस नहीं लेती, फ्री ऑफ कॉस्ट सबमिशन होती है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फीस जो है वो या तो एप्लीकेशन सबमिशन टाइम पे डिमांड कर लेती है, या जो है वो जब आपका प्रोसेस हो जाता है तो आपसे डिफरेंट एग्ज़ाम्स भी अक्सर ले लेती है। जर्मनी में जो है इंटरव्यूज़, मास्टर्स के एडमिशन के लिए इंटरव्यूज़ कम होते हैं, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट होते हैं जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट में पेयर हो जाते हैं और वो सॉल्व करके उस ऑनलाइन टेस्ट के बेस पे आपकी जो है वो इवेल्युएशन होती है।
तो उस टाइम पे भी, टेस्ट के टाइम पे भी आपसे जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज, सब यूनिवर्सिटीज़ नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पेमेंट डिमांड कर लेती है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो टेस्ट भी कंडक्ट नहीं करती। आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट और आपके जो है वो सीवी और मोटिवेशन लेटर, जो सारी चीज़ें आपकी होती है, उसके बेस पे आपके असेसमेंट करके आपको डायरेक्टली जो है वो ऑफर लेटर सेंड कर देती है। यूनी असिस्ट जो है वो, मैनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो है वो यूनी असिस्ट के थ्रू एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है। यूनी असिस्ट बेसिकली क्या है? यूनी असिस्ट एक वेबसाइट है, एक अलग साइट है। जर्मन की यूनिवर्सिटीज जो है वो क्या करती है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपने एडमिशन का जो प्रोसेस है और एप्लीकेशन सबमिशन का जो प्रोसेस है वो सारा वर्क यूनी असिस्ट के हवाले कर दिया है। यूँ समझे कि यूनी असिस्ट एक टाइप ऑफ कंपनी है। जो अब यूनी असिस्ट में आप क्या करते हैं, आप यूनी असिस्ट में अपने अकाउंट बनाते हैं और यूनी असिस्ट में ही आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं। यूनी असिस्ट में जब आपने अप्लाई करना हो तो यूनी असिस्ट के अकाउंट बनने में और प्रोसेस होने में एटलीस्ट 15 से 20 दिन या इवन 28-30 दिन तक लग सकते हैं। सो यूनी असिस्ट के लिए आप एडवांस में अप्लाई करते हैं। और जब आपका यूनी असिस्ट वेबसाइट बन जाते हैं, वीपीडी बन जाती है, तो यूनी असिस्ट पे आप क्या करते हैं देन, कि आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। अब आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे और यूनी असिस्ट के थ्रू करेंगे तो आप पर एप्लीकेशन जो है वो फर्स्ट 75 यूरोस सबमिट करवाएंगे, और देन 30 फॉर ईच एक्स्ट्रा जो है वो कोर्स के लिए, आप एक यूनिवर्सिटी में एक कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया, फर्स्ट 75 देंगे, देन सेकेंड कोर्स के लिए 30 जो है वो यूरो आपसे चार्ज किए जाएंगे। सो ये यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई होता है, और बहुत सारे लोग यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई को भी अवॉइड करते हैं। जाहिर सी बात है, 75 यूरोस पाकिस्तानी में कन्वर्ट करो तो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। और अगर आप फिर 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो ये आपका जो है वो ऑलमोस्ट 150 से 200 यूरोस तक पहुंच जाते हैं। तो वो दैट्स वाई फिर जो है बहुत सारे वो एप्लीकेशन फॉलो करते हैं, वो पाथवे लोग फॉलो करते हैं जिसे डायरेक्ट एप्लीकेशन या यूनिवर्सिटी साइट पे एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाता है। अच्छा, वीज़ा एंड ब्लॉक अकाउंट की अगर हम बात करें कि ये एक कैसे प्रोसेस होगा, वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या होगी जब आपने जर्मनी में अप्लाई कर लिया और की में किसी भी वेबसाइट के थ्रू, आप यूनिसिस्ट के थ्रू या डायरेक्ट अप्लाई कर लिया, और उसके बाद आपका टेस्ट हुआ, या उसके बगैर आपको जो है वो यूनिवर्सिटी ने जो है वो रिकमेंड कर लिया, आपको ऑफर लेटर मिल गया। तो ऑफर लेटर के बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे जर्मन एम्बेसी में, अपना जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करेंगे अपने लिए। तो उसमें एप्लीकेशन जब सबमिट करेंगे तो उसके लिए आपके पास यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा ब्लॉक अकाउंट होने चाहिए। प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन कंपलसरी नहीं है, ये जो है वो इसकी जगह आप ट्रेवल इंश्योरेंस जमा कराएंगे और फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप इफ एनी अगर हो तो वो जमा कराएंगे। तो ब्लॉक अकाउंट जो है वो 11,260 प्रीवियस था, अभी ये 12,000 तक पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 12,000 समथिंग है। सो ब्लॉक अकाउंट बेसिकली क्या है? ब्लॉक अकाउंट यहाँ पे पहले भी हमने इसको डिस्कस किया कि ये ब्लॉक अकाउंट आप जर्मनी के किसी बैंक में, कोरेकल और एक्सपार्शो वगैरह डिफरेंट वो है, उसके थ्रू पैसे भेजते हैं, तो वहाँ पे ये पैसे पड़े होते हैं, और जब आप जर्मनी चले जाते हैं, बैंक अकाउंट अपना बनाते हैं, तो आने वाले 6 से 8 महीने या साल के अंदर ही आपको हर महीने ये पैसे वापस किए जाते हैं। यूँ समझे कि जर्मनी आपसे पैसे रख लेती है ताकि आप जर्मनी आए तो आपके पास पूरे 6 से 8 महीने या 8 से 10 महीनों के पैसे जो है वो पड़े हो, या साल के पैसे आपके पास पड़े हो, ताकि आप उस टाइम पे जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में या परेशानियों में होने के बजाय आप सुकून से जो है वो अपने पहले भेजे गए हुए 11,000 या 12,000 जो यूरोज है उनको यूटिलाइज करें और अपने लिए सुकून से जॉब ढूंढे और स्टडी करें। देन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये कंपलसरी जमा करानी पड़ती है। जब आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उस टाइम भी जमा करा सकते हैं, या जब आपको करेक्शंस आती है तो उस टाइम पे भी जमा करा सकते हैं। तो ये इसमें होता है। लेकिन जब आप चले जाते हैं जर्मनी तो आपको इजीली दूसरे तीसरे मंथ्स में इजीली आप जॉब वहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। और जब आपकी वहाँ पे जॉब हो जाए तो उसके बाद आपको जो है वो दोबारा ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपनी जॉब की जो है वो जॉब का जो वो सर्टिफिकेट होता है वो सबमिट करवा लेते हैं कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ या जॉब कर रही हूँ। सो वो जो है फिर नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब लोग यहाँ से चले जाते हैं तो विद इन 1-2 मंथ्स उनकी जॉब हो जाती है। उनके जो अपने एक्सपेंसेस है वो जॉब से पूरे होते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग जो ब्लॉक अकाउंट के पैसे होते हैं वो घरों को बेचते हैं।
ब्लॉक अकाउंट जो है वो फिनटिबिया प्रोवाइड करता है, एक्सपर्टियो प्रोवाइड करते हैं, कोरेकल प्रोवाइड करती है, डिफरेंट साइट से जो ये डिफरेंट कंपनीज है जो ये ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइड करती है, इनके साथ अप्लाई आप अप्लाई करते हैं, फिर इनको पैसे भेजते हैं पाकिस्तानी अकाउंट से, और ये आपको ब्लॉक अकाउंट की जो है वो कंफर्मेशन कर देते हैं, जिसको आप एम्बेसी में जमा करते हैं, और आप इजीली देन प्रोसेस कर सकते हैं वीज़ा को। अगर जॉब मार्केट देखें तो डेटा साइंस की हम बात करें, रोबोटिक्स की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जीज की बात करें, ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग, फाइनेंस और मेडिकल, उसकी जो है वो बात करें जी। मेडिकल का तो ये फील्ड है कि मेडिकल का तो वो कंपलसरी है, उसकी जो है वो तो हर जगह ज़रूरत पेश आती है। तो पोस्ट स्टडी लैब जो है आप इजीली वहाँ पे जॉब मार्केट अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं, और जॉब सिक्योर करके आप जो है वो 21 से 33 मंथ्स तक जॉब करेंगे तो आपको ब्लू कार्ड दे दिया जाएगा। रेजिडेंस के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो 18 मंथ पोस्ट स्टडी जॉब सीकर वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है, जिसको जो है वो ब्लू यूरोपियन यूनियन जो है ब्लू कार्ड एलिजिबिलिटी भी होती है, जिसमें सैलरीज जो है वो डिफरेंट पर ईयर के हिसाब से और डिफरेंट कंडीशंस होती है, उनको जब आप मेट करते हैं तो उसके बाद आपको जो है वो ब्लू कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, और आप फिर जर्मन रेजिडेंट बन जाते हैं। तो आप एमफिल करने जाते हैं, एमफिल भी आपका हो जाता है इजीली, और आप साथ में जो है वो पैसे भी कमा रहे होते हो, और आप जॉब सिक्योर करके जो है वो रेजिडेंसी भी आपको इजीली मिल जाती है। और फास्ट ट्रैक पीआर जो है वो 33 मंथ से या 21 मंथ से विद B1 जर्मन। अब जर्मन B1 लैंग्वेज जो है, आप जर्मनी जाते हो और आप मास्टर करते हैं तो मास्टर कंप्लीट करने तक जो है आप B1 नहीं B2 सीख चुके होंगे, क्योंकि फास्ट ट्रैक जो है वो पीआर फिर आपको 33 या 21 मंथ्स में आपको फिर फौरन मिलेगी, अगर आपको B1 जर्मन लैंग्वेज आती है, जो कि हर किसी को आती है जो जर्मनी में 1 साल गुजार लेते हैं, वो B1 लेवल पे से B2 लेवल से भी आगे चला जाता है, क्योंकि उनकी इंटरेक्शन होती है वहाँ पे। तो 21 मंथ्स जो है वो 21 मंथ्स में आपको नेशनलिटी मिल जाएगी, बजाय ये कि आप एक लंबे प्रोसेस से गुजरे। वो यूएसए मिली प्ले वगैरह की, जो कि अपनी जगह वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, अगर कोई उनको परसू करना चाहे और कर सकता है तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है और बहुत उस पे जो है वो टाइम कंज्यूमिंग भी है एज कम्पेयर टू दिस। अगर आप मास्टर प्रोग्राम में चले जाते हैं जर्मनी, और वहाँ पे जो है आप मास्टर कर लेते हैं, साथ में आप जॉब भी कर रहे हैं, अपनी फील्ड से रिलेटेड हॉस्पिटल्स में भी जॉब कर सकते हैं, और आपकी जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी हो जाती है विद इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। अब ये 2-3 ईयर्स में आपकी जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी हो गई, आपके पास मास्टर की डिग्री भी आ गई, आप जो है वो जॉब भी कर रहे हैं, ब्लू कार्ड के लिए भी एलिजिबिलिटी आपकी करीब है। देन अगर आप अपने क्लिनिकल साइड पे उस टाइम भी जाना चाहते हैं तो आप आसानी से मूव करें, अभी तो आपके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल्स भी है, आपके पास जो है वो कार्ड्स भी है, वहाँ के ब्लू कार्ड जो है वो आपको मिल जाएगा, तो आपकी वहाँ पे जॉब्स भी इजीली लगेगी। तो देन जो है आप उसके बाद भी, मास्टर के बाद भी, अगर आप क्लिनिकल साइड पे जाना चाहते हैं, आप पीएचडी और आगे या फील्ड से रिलेटेड एकेडेमिया में या इस तरह जॉब परस्यू नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपनी क्लिनिकल साइट पे उस टाइम पे भी जा सकते हैं। तो ये एक वो ट्रिक हो जाती है कि जो पहले हमने डिस्कस किया कि आपको ये एमबीबीएस पाथवे में ये चीज़ें चाहिए, उसको आप इस तरह टेकल कर सकते हो, और इसमें आपकी जो इस मास्टर ट्रैक के थ्रू अगर हम इसकी जो है वो केस एग्जांपल एक स्टडी करें, कि अली जो है वो लेट से फ्रॉम कराची जो है, उसने बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ किया था 3.1 सीजीपीए के साथ, आइल्स उसका 7 बैंड आया, 7 यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने जो है वो अप्लाई किया, टीयू सीमेंट्स में जो है उनका एडमिट हो गया, 2023 में उसकी ग्रेजुएशन हो गई एंड वर्किंग एज ए स्टेटिस्टिकल ऑफिसर। सो ये एक पूरा पाथवे हो जाता है कि अगर आप मेडिकल वाले पाथवे से हट के मास्टर्स वाले पाथवे पे जाना चाहते हैं तो आपके पास एमबीबीएस है, आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर एंड पे आपको ज़रूरत पड़ भी गई तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप 5 से 6 इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करें, और 5 से 6 प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के बाद आप ग्रेजुएट भी हो जाएंगे, वहाँ पे अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब भी कर सकते हैं, और अगर आप जो है दोबारा क्लिनिकल साइड पाना चाहते हैं तो उस साइड पे भी परसू कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ग्रेजुएट होंगे आपके पास ये एक जॉब आएगी, तो उस टाइम तक आपके पास जो है वो क्या होगा, जर्मन लैंग्वेज स्किल्स भी होंगी, और जर्मन लैंग्वेज स्किल्स होंगी तो आप एफएसपी और केपी टेस्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं, और दोबारा उस फील्ड में परसू कर सकते हैं आगे। स्मार्ट टिप्स जो है वो आप डिफरेंट वेबिनार्स वगैरह ज्वाइन करते रहे, इरासमस मंडस जॉइंट प्रोग्राम में, ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इस पे भी हम कभी डिटेल से एक लेक्चर करेंगे, और करंट स्टूडेंट्स जो है वो उनके साथ अप्लाई करें, जो है वो अप्लाइंग जो है वो उनके साथ नेटवर्क करें, उनके साथ कनेक्शंस में रहे, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स होते हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहे।
अब आपने क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और कौन सी चीज़ें जो है वो आपने प्रोज एंड कॉन्स उनको अवॉइड करने हैं, कौन सी चीज़ों को वो करने, पुअर क्वालिटी एसओपीज जो है उनको आपने जो है वो अवॉइड करना है, कि जेनेरिक टेम्पलेट जिनकी जेनेरिक टेम्पलेट हो या बहुत सिंपल हो, उनको आपने क्या करना है, अवॉइड करना। और इसके अलावा जो है प्रोग्राम डेडलाइंस वगैरह देख के जो है उनको आपने देखने कि आप प्रॉपरली टाइम पे अप्लाई करें और सारी चीज़ों को देख के जो है वो प्रोसेस करें। अब क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले मैं एक शॉर्ट सा जो है वो ओवरव्यू दूँ इस पूरे उस पे जो प्रोसेस हमने किया। अच्छा, जर्मनी में हमने जो है वो ब्लॉक अकाउंट की बात की, तो ब्लॉक अकाउंट का तो हमें क्लियर, आपको उम्मीद ही क्लियर हुआ होगा कि ये पैसे आपसे कोई यूनिवर्सिटी नहीं लेती इस कंपेयर टू आप अगर यूके जाते हैं तो आप यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करते हैं, या आप अगर किसी और जो है वो कंट्री जाते हैं तो आप वहाँ की यूनिवर्सिटी की जो है वो फ़ी जो है वो डिफरेंट फ़ी पे करते हैं जो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जर्मनी में आपकी सारी जो पेमेंट्स होती है वो सेव्ड होती है, वो आपकी जो है वो रिजर्व रहती है। आपके जो पैसे लगने होते हैं वो चार्जेस मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। आप लोगों के एक तो यूनिवर्सिटीज़ की अगर आपने एप्लीकेशन पेड उसमें जो है वो अप्लाई किया, जिन जो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ी चार्ज करती है, या यूनी असिस्ट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो आपके चार्जेस आएंगे, ये चार्जेस हैं। इसके अलावा जब आपके एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद आपके जो है वो वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो वीज़ा के लिए जब जाएंगे अपॉइंटमेंट के लिए वो चार्जेस आएंगे, आप वहाँ यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस होती है वो पे करेंगे, वो चार्जेस आएंगे जो ऑलमोस्ट 100 से 300 यूरोस तक हो सकते हैं। एंड देन इंश्योरेंसेस वगैरह वो तो करवा लेंगे, उसके इतने वो नहीं होते। एंड देन आपका जो है वो ट्रेवल होगा, ट्रेवल क्या जो है वो एक्सपेंस आएगा आपका, यानी आप वहाँ से थ्रू एयरलाइन जब जाएंगे ट्रेवल करेंगे तो उस चीज़ का जो है वो एक्सपेंस आएगा, तो ये आपके चार्जेस आएंगे। बाकी जो है वो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही जो है वो इजाफी इस तरह के कुछ चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। सो यही आपके जो है वो हो जाते हैं। सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर सेशन, हमारे साथ जो है वो मीटिंग में जो है वो मौजूद है हमारे जर्मनी से आए हुए हमारे एक फेलो हैं, सैफ अहमद। सो आई वुड रिक्वेस्ट सैफ अहमद कि वो आए और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो, चूंकि जर्मनी होते हैं फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, सो आप लोगों के जो भी जर्मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो आप उनसे कर सकते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपकी क्वेश्चन जो है वो आंसर करेंगे। Hello everyone. Nader, can you hear me? Yes, thank you, Saif Ahmed, for giving us time. Yeah. Hello guys, Saf here. I'm doing masters in high integrity systems in Frankfurt University of Applied Science, and I'm also working as a working student in Frankfurt. And thank you guys for having me. And if anyone have any question, do ask, please. आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी। आपके जो भी क्वेश्चन है काइंडली आप कर सकते हैं, या चैट में आप अगर क्वेश्चन ड्रॉप करना चाहें तो वहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हैं।